नमस्कार विद्यार्थियों। आपको लग रहा होगा कि मैडम ने इस पर एक क्लास ली और उसके बाद गायब भी हो गई, तो ऐसा नहीं है। कुछ और क्लासें थी बीच में, उनको हम डिलीवर कर रहे थे। तो आज हम फिर दोबारा से सेकंड, ये हमारी शिक्षण एवं अधिगम पर सेकंड क्लास है। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने, आपको पता है, आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है ना। तो हमने शिक्षण के बारे में जान लिया था, शिक्षण क्या होता है सामान्य रूप से। शिक्षण का संकुचित अर्थ हमने जान लिया था, व्यापक अर्थ हमने जान लिया था, और शिक्षण के कितने प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है, वो हमने जान लिया था। ठीक है बेटा। अब आती है बात, यानी कि इसी शिक्षण के क्षेत्र में, यानी कि दो शिक्षा शास्त्री आए, ठीक है, जिनका एक का नाम था एडम्स। एक का नाम क्या था? एडम्स महोदय, और दूसरे का नाम था जॉन डीवी। जॉन डीवी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे आप मैडम ने ये नाम क्यों लिखे हैं, तो क्यों लिखे हैं ये समझो, ठीक है। हमने शिक्षण की सामान्य प्रक्रिया पढ़ी थी, ठीक है ना। शिक्षण को सामान्य प्रक्रिया के रूप में जाना था, एक पर्टिकुलर किसी के अनुसार नहीं समझ रहे थे हम। एक सामान्य तौर पर जो परिभाषा होती है, एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में हमने शिक्षण को जाना था। एक मुखी प्रक्रिया के रूप में, द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में और त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में, ठीक है। अब आती है बात एडम्स की और जॉन डीवी की। इन्होंने भी, वो सामान्य रूप से हो गया था, इन्होंने भी शिक्षण को किस रूप में स्वीकार किया है वो हम जानेंगे। तो बात आती है, जो एडम्स महोदय हैं उन्होंने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। कैसी प्रक्रिया माना है इन्होंने? शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। कौन है? एडम्स महोदय ने। तो इनके अनुसार शिक्षण क्या है? शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों होते हैं, ठीक है। किनके अनुसार है ये? एडम्स महोदय के अनुसार। या हम योग हैं, ये जो परिभाषा है या ये जो कथन लिखा गया है, किन्होंने लिखा है ये, किन्होंने दिया है? एडम्स महोदय ने दिया। या ये बात किसने कही है? एडम्स महोदय ने कही है कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों होते हैं, ठीक है। अब आगे वो लिखते हैं कि इसमें शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता है और शिक्षार्थी का स्थान गौण होता है, ठीक है। ये इन्होंने कहा है। कौन ने कहा है? एडम्स महोदय ने, कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है और उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों होते हैं, लेकिन एक टीचर जो होता है, एक शिक्षक जो होता है, उसका स्थान कैसा होता है? महत्वपूर्ण होता है, और शिक्षार्थी का स्थान गौण होता है, ठीक है। तो जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है द्विमुखी प्रक्रिया में, वो होता है शिक्षक होता है, जो अपने व्यवहार के द्वारा, इसमें आगे भी वो लिखते हैं, एक शिक्षक अपने व्यवहार के द्वारा
विद्यार्थी के व्यवहार में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। अपने क्रियाकलापों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा एक शिक्षार्थी के अंदर क्या लाता है? एक शिक्षार्थी के व्यवहार में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो आगे हम इसको लिखेंगे, इस प्रकार की प्रक्रिया में, इस प्रकार की प्रक्रिया में एक शिक्षक शिक्षार्थी के, एक शिक्षक अपने व्यवहार एवं क्रियाकलापों के द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, ये जितना भी कथन लिखा गया है उसको हम आपको समझाएंगे, क्लियर करेंगे। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, पहले हम पढ़ चुके हैं। दो मुखी प्रक्रिया में कौन होते हैं? शिक्षक शिक्षार्थी होते हैं। लेकिन अब वहाँ हमको कंपैरिजन नहीं करना है, वो एक सामान्य अर्थ में मैंने आपको समझाया था, सामान्य रूप से प्रक्रिया समझाई थी, एक मुखी प्रक्रिया के रूप में, द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में और त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। अब ये एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष के द्वारा दी गई परिभाषा है। यह व्यक्ति विशेष के द्वारा कहा गया कथन है कि शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों होते हैं, जिसमें शिक्षक का स्थान क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, और एक विद्यार्थी का स्थान गौण होता है। ठीक है ना। अब आती है बात, इस प्रकार की प्रक्रिया में एक शिक्षक अपने व्यवहार एवं क्रियाकलापों के द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल से समझो, बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि एक शिक्षक के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है। ठीक है, मान लीजिए एक शिक्षक है, कक्ष के अंतर्गत जाता है अपनी विषय वस्तु को लेकर, और वहां पर कौन होते हैं? विद्यार्थी होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं। अब उस विषय वस्तु को वो किस ढंग से प्रस्तुत करता है, वो उसको समझाने के लिए किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह के क्रियाकलापों का यूज करता है, किन शिक्षण विधियों का यूज करता है, वो किन सूत्रों का प्रयोग करता है, वो अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, या हम यूँ कहें कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किस किस तरह के क्रियाकलाप वो करता है, उससे क्या आता है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब आप कहोगे परिवर्तन कैसे, व्यवहार में परिवर्तन आता है? ठीक है, अब यह मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब ये डेफिनेशन मैंने कही तो किसने है? एडम्स महोदय ने, लेकिन इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ आपके सामने। ठीक है, इसके अंदर जो भी बात बताई गई है उसको कौन समझा रहा है आपको? उसका शिक्षण कौन करवा रहा है? मैं करवा रही हूँ। ठीक है ना, और उसका शिक्षण ले कौन रहा है? आप ले रहे हो। ठीक है, अधिगम, मैंने आप कहता शिक्षण और अधिगम, टीचर क्या करवाता है? शिक्षण करवाता है, और अधिगम कौन करता है? विद्यार्थी करते हैं। ठीक है, तो अधिगम के द्वारा ही शिक्षण, जब शिक्षक शिक्षण करवाता है और उस शिक्षण के जरिए विद्यार्थी क्या करता है? अधिगम की प्राप्ति करता है, और उस अधिगम के माध्यम से ही उसके व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है। कैसे आता है परिवर्तन, वो समझो। ठीक है, बिल्कुल साधारण, ये पे ही आपको समझ में आ जाए, कोई बाहर से एग्जाम्पल उठाने की आवश्यकता नहीं। मैंने आपके सामने क्या लिखा? एडम्स महोदय का कथन लिखा। ठीक है, इससे पहले आप इसके बारे में नहीं जानते थे कि एडम्स महोदय ने शिक्षण को किस प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है, या उन्होंने कौन सा कथन दिया है। ठीक है ना। अब आती है बात, जब मैंने आपके सामने ये कथन लिखा है कि एडम्स महोदय ने ये बात कही है, शिक्षण में दो बिंदु होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी, जिसमें शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता है, शिक्षक अपने व्यवहार से विद्यार्थी के व्यवहार में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो ये बात अब क्या हो गई? आपको जान गए आप इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को, इस कथन को जान गए कि ये वाला जो कथन है किसने कहा है? एडम्स महोदय ने कहा है। और क्या कहा है? एडम्स महोदय ने
क्या कहा है, तो ये जानकारी आपको क्या हो गई, प्राप्त हो गई, आप इसको सीख गए। मिस इससे पहले ये चीज आपको नहीं आती थी। तो जैसे ही मैंने आपको शिक्षण करवाया, आपने क्या किया, अधिगम किया। आपने क्या किया, अधिगम। मैंने शिक्षण करवाया, आपने क्या किया, अधिगम किया। और अधिगम के जरिए आपको क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन पता जान गए, सीख गए। मिस आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। शिक्षण क्या होता है, क्या होता है, यानी कि एक परिपक्व व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति को दिया गया ज्ञान ही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। ठीक है ना। अब इसमें परिपक्व ये नहीं है कि वो उम्र में आपसे बड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षण के अंतर्गत आप जिससे भी शिक्षण लेते हो, चाहे वो आपसे छोटा है, चाहे वो आपसे बड़ा है, आपके व्यवहार में सिर्फ क्या आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। तो शिक्षण आपको कोई भी दे सकता है, कोई भी विषय वस्तु आपको कोई भी सिखा सकता है। जो छोटे के पास भी कोई ज्ञान हो सकता है जो शायद आपके पास ना हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे ना आती हो, शायद आपको आती हो, तो मैं आपसे भी शिक्षण ले सकती हूँ। ठीक है ना। तो शिक्षा क्या करवाता है, या परिपक्व कह लो। तो मिस आप परिपक्वता किसमें है, जिसको ज्ञान है वो परिपक्व है। ठीक है। जिसको जिस विषय वस्तु के बारे में नॉलेज है, वो उसके उस विषय वस्तु पर क्या रखता है, परिपक्वता रखता है, पकड़ रखता है, उसकी उस पे मजबूती है। मिस उसके बारे में वो परिपक्व है, समझता है, जानता है, और नेक्स्ट व्यक्ति को उसके बारे में ज्ञान दे सकता है। तो वो परिपक्व व्यक्ति हो गया। और अपरिपक्व कौन है, जिसको उसके बारे में कुछ भी नहीं आता है। ठीक है। तो शिक्षक क्या करवाता है, शिक्षण करवाता है। शिक्षण के जरिए विद्यार्थी क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। और अधिगम के बाद क्या आता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है, में से जो विषय वस्तु को जिस चीज के बारे में हम पहले नहीं जानते थे, आज हम उसके बारे में जान गए हैं। जब जान गए हैं तो मिस हमारे व्यवहार में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। हम जैसे पहले थे वैसे आज नहीं है। मान लीजिए आपको क्रिकेट की बॉल फेंकना नहीं आता है। ठीक है। आप बड़े हो, मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा आपको क्रिकेट की बॉल फेंकना सिखाता है। ठीक है। तो वो उस क्षेत्र में क्या है, परिपक्व है। ठीक है। आप उम्र में बड़े हो, इसके मतलब आप परिपक्व नहीं हो। आप जिस कार्य को करने जा रहे हो, चाहे वो आपसे छोटा है, लेकिन वो उस क्षेत्र में क्या है, परिपक्व है। तो आप उससे शिक्षण ले सकते हो और अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हो। मिस जिस चीज के बारे में, जिस खेल को आप खेलना नहीं जानते थे, जिस कार्य को आप करना नहीं जानते थे, वो कार्य करना अब आपको आ जाता है। तो मिस आपके व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। अब आती है बात, मान लीजिए आपको बॉल बार बार फेंकना किसी ने अब आता है। अब व्यवहार में परिवर्तन कब आएगा, जब हम किसी चीज को सीख लेंगे। यदि हम किसी चीज को नहीं सीखेंगे, यदि हमको किसी ने बार बार सिखाई और वो हमने नहीं सीखी, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। ठीक है ना। ठीक है। हमको किसी ने बार बार शिक्षण करवाया, बार बार हमको पढ़ाया, बार बार उसी टॉपिक को समझाया, लेकिन हमको समझ में नहीं आया, हम उसको नहीं सीखे, मीन्स हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ। एक बात यही, व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है ये आपको समझ में आया। व्यवहार में परिवर्तन कैसे नहीं आता है ये आपको समझ में आया। परिपक्व कौन होता है, अपरिपक्व कौन होता है, उसमें उम्र का कोई भेद नहीं होता है। ठीक है ना। तो मिस जो जिस क्षेत्र में अधिकार रखता है, जिस क्षेत्र की नॉलेज रखता है, वो उस क्षेत्र में क्या होता है, परिपक्व होता है। ठीक है बेटा, यहां तक की बात क्लियर। एडम्स ने क्या कथन कहा है वो क्लियर कर दिया मैंने आपको। व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है। अब ये अपने व्यवहार से मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी तो पढ़ा रही हूँ, तो व्यवहार मेरे को जो नॉलेज है वही तो आपको दे रही हूँ, मैं भी एक व्यवहार कर रही हूँ। ठीक है। उसी व्यवहार के जरिए क्या रहा है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। जो भी क्रियाकलाप मैं कैसे समझा रही हूँ, कैसे डेफिनेशन लिखी है मैंने, कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ये क्या है, मेरे क्रियाकलाप है। ठीक है। तो किस किस तरह से मैं आपको उस चीज को क्लियर कर रही हूँ, समझा रही हूँ, वो क्या है, मेरे क्रियाकलाप है, मेरा व्यवहार है। और अब ये हो गई यहाँ तक कि एडम्स ने जो परिभाषा दी है उसके बारे में हमने जान लिया, कैसे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब आगे है हमारे जॉन डीवी। कौन से शिक्षा शास्त्री हैं, जॉन डीवी। ठीक है बेटा, इन्होंने क्या कहा है वो हम जानेंगे। जॉन डीवी के अनुसार
शिक्षण क्या है? शिक्षण त्रिमुखी, क्या है बेटा? त्रिमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी, शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या हम इसको विषय वस्तु भी कह सकते हैं। विषय वस्तु तीनों का होना अनिवार्य है, ठीक है, तीनों का होना अनिवार्य है। आई बात समझ में? जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या हम इसको विषय वस्तु भी कह सकते हैं, तीनों का होना अनिवार्य है। इनके अनुसार एक शिक्षण की प्रक्रिया में ये तीनों जब उपस्थित रहेंगे तभी हम शिक्षण कार्य को ठीक प्रकार से करवा सकते हैं या शिक्षण क्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? इतना सा इन्होंने कहा है कि इनके अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया में तीनों का होना अनिवार्य है। क्लियर? आगे चलते हैं हम। अब हमने अब तक क्या क्या जान लिया? शिक्षण का सामान्य अर्थ हमने जान लिया, शिक्षण का संकुचित अर्थ हमने जान लिया, शिक्षण का व्यापक अर्थ हमने जान लिया और शिक्षण की जो प्रक्रियाएं हैं सामान्य तौर पर क्या प्रक्रिया है उसके बारे में हमने जान लिया, ठीक है। उसके बाद जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, अपने विचार दिए हैं, उनको हमने जान लिया है शिक्षण के ऊपर उन्होंने क्या विचार दिए, शिक्षण कैसा होना चाहिए, शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। एडम्स और जॉन डीवी के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। ये इतने सारे बिंदुओं का हमने अब तक अध्ययन कर लिया है। अब आते हैं इन्हीं, जब मैंने इन दोनों कथनों को आपको बताया है या जो अभी बता रही थी मैं आपको कि इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। क्या बिंदु आएगा हमारे पास? शिक्षण अधिगम। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये शिक्षण है ये क्या है? एक प्रकरण है आपके पास, ठीक है। आपकी पूरी बुक का नाम क्या है? शिक्षण एवं अधिगम। अब आपको छोटा सा शब्द लगता है शिक्षण है, एक टीचर के द्वारा पढ़ाना ही शिक्षण कहलाता, हो गया पूरा। नहीं, प्रकरण है, मैंने पहले आपको बताया, ये अपने आप में बहुत व्यापक है, बहुत इसका जो अध्ययन क्षेत्र है बहुत विस्तार से हमको पढ़ना है। इसके अनेक क्या बनते हैं बेटा? शिक्षण बिंदु बनते हैं। अनेक क्या बनते हैं? शिक्षण बिंदु बनते हैं। तो पहला हमने क्या शिक्षण बिंदु जो पढ़ा था, इसका शिक्षण का क्या पढ़ा था? शिक्षण का सामान्य अर्थ। क्या पढ़ा था हमने? शिक्षण का सामान्य अर्थ, ठीक है। सबसे पहले जो हमने जाना था वो क्या जाना था? शिक्षण का सामान्य अर्थ, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था शिक्षण का संकुचित, ठीक है, अर्थ। उसके बाद हमने पढ़ा था व्यापक। किसका? शिक्षण का। अब मैं शॉर्ट में ही लिखूंगी। उसके बाद हमने पढ़ी थी शिक्षण के स्वरूप। क्या पढ़े थे हमने? शिक्षण के सामान्य स्वरूप, ठीक है, क्लियर। शिक्षण के सामान्य रूप पढ़े थे। उसके बाद हमने व्यक्ति विशेष के अनुसार कौन शिक्षक, जो शिक्षा शास्त्री हमने अभी तो पढ़े एडम्स और जॉन डीवी ने शिक्षण पर क्या कथन कहा है,
किस तरह के स्वरूप को उन्होंने स्वीकार किया है उसके बारे में हमने जाना है। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है। अब हमारे पास जो टॉपिक आएगा, या मैं थोड़ा सा आगे तक का भी आपको बता देती हूं कि क्या किन किन शिक्षण बिंदुओं को हमको आगे अध्ययन करना है। तो इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट बनेगा बिंदु, शिक्षण बिंदु क्या बनेगा? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। ठीक है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। इस पर हमने कुछ समझ भी लिया है, फिर और भी आप इसको एक पॉइंट के रूप में है, शिक्षण बिंदु के रूप में, तो इसको समझना अति आवश्यक है। ठीक है, कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती क्या है। बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में आपको समझाऊंगी और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल देकर। ठीक है, शिक्षण मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? शिक्षण करवा रही हूँ आपको, आप क्या कर रहे हो? अधिगम कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो शिक्षण अधिगम के बीच जो प्रक्रियाएं हैं, मैं क्लास में आई, आपका टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, आपको समझाया, बताया शिक्षण बिंदु विषय वस्तु के बारे में, और आपने क्या किया? अधिगम किया। तो जब एक शिक्षक शिक्षण करवाता है और एक विद्यार्थी के द्वारा या एक शिक्षार्थी के द्वारा जब अधिगम प्राप्त किया जाता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। शिक्षक के द्वारा शिक्षण करवाना और विद्यार्थी के द्वारा या शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या क्या और पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो उसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूं। इसके बाद आएंगी हमारी शिक्षण की परिभाषाएं। देखो, आप ये सोचोगे मैडम ने इसको लिखाया नहीं, आप बिल्कुल सिंपल मैं नोट कर सकते हो, मैं बोल रही हूं। या एक शिक्षक के द्वारा कक्षा कक्ष के अंतर्गत या कोई भी एक शिक्षक के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना, जब कोई शिक्षण कार्य करवाया जाता है और सामने वाले व्यक्ति के द्वारा या किसी विद्यार्थी के द्वारा उसका अधिगम प्राप्त किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे है हमारा शिक्षण की परिभाषा आएंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण की परिभाषाएं। उसके बाद पढ़ेंगे हम शिक्षण की विशेषताएं। अब इसको आप बेटा शिक्षण की विशेषता भी कह सकते हो। शिक्षण की विशेषता में भी वही आएगा, और इसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मतलब विशेषता हो गई, प्रकृति हो गई। प्रकृति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचर कहते हैं। अब इसको एक नाम हम क्या दे सकते हैं? स्वभाव। नेचर क्या होता है? स्वभाव। तो हमको सिर्फ इतना जानना है कि शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं, क्या है शिक्षण, क्या क्या खूबियां हैं उसके अंतर्गत, क्या प्रकृति है उसकी, क्या स्वभाव है उसका, वो कैसा फील कराता है, वो किस तरह से हमारे सामने आता है, किस तरह हम उसको पढ़ते हैं, क्या हमें फीलिंग देता है, वो सब हमको इसके अंदर जानना है कि शिक्षण होता क्या है, विशेषताएं क्या है उसकी। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण के सूत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण के सूत्र। क्या पढ़ेंगे बेटा? शिक्षण के सूत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? शिक्षण के सिद्धांत। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण की अवस्थाएं। अब आ रहा है आपको समझ में? कितना कुछ पढ़ना है हमको? शिक्षण की अवस्थाएं, ये नोट कर लेना। स्टेप बाय स्टेप क्रम से हम सारे बिंदु आपको समझाएंगे। शिक्षण के स्तर, आगे क्या है? शिक्षण के स्तर। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे
शिक्षण के स्तर हो गए। उसके बाद हैं शिक्षण की क्रियाएं। शिक्षण की क्रियाएं, ठीक है, क्लियर। अब ये हुए हमारे कितने सारे बिंदु हो गए। उसके बाद आगे भी हैं, मैं इनको फ्री करती हूं, उसके बाद आगे के आपको लिखवाती हूं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक पढ़ेंगे बिंदु शिक्षण, शिक्षण और प्रशिक्षण। शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर, ठीक है बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व। शिक्षण को प्रभावित करने वाले, शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व, ठीक है। उसके बाद जो आएगा हमारे पास शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व हो गए। उसके बाद स्पेशल रूप में जो हम एक शिक्षण बिंदु पढ़ेंगे वो है शिक्षण सहायक, शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो थोड़ा सा आपको बताती हूँ, आपको ऐसा ये शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, बहुत डिटेल से पढ़ना है इसके बारे में, बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बताती हूँ एक साधारण तौर पर कि अभी हमें किस पे लिखवा रही हूँ, श्यामपट्ट पे, ठीक है, और लिख किससे रही हूँ, चौक से, ठीक है। तो ये क्या है, श्यामपट्ट क्या है, शिक्षण। अगर ये श्यामपट्ट नहीं होता, अगर ये चौक नहीं होता तो मैं कैसे आपको शिक्षण करवाती। अब बहुत सारी शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं जिनको हम आपको आगे पढ़ाना है, अध्ययन करवाएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल तौर पर यहीं पे थोड़ा सा आपको समझाया कि आप ऐसा लग रहा होगा शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, ठीक है। तो उस तरह से इनके और भी शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करवाएंगे, ठीक है। आगे है शिक्षण के कौशल, शिक्षण व्यूह रचनाएं, शिक्षण व्यूह रचनाएं, ठीक है। उसके बाद हैं शिक्षण के कौशल भी हम पढ़ेंगे, कौशल, अब किस तरह से हमें शिक्षण करवाता है। ये आपके शिक्षण के अंतर्गत बिंदु हैं, ये तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, इनमें और कोई भी बिंदु ऐड और मुझे अलग से बिंदु ऐड हो सकते हैं। ये बिंदु हमारे सिलेबस के अंतर्गत लगे हुए हैं, ये तो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। किसके अंतर्गत, शिक्षण के अंतर्गत। उसके बाद हम कहाँ आएंगे, अधिगम पर आएंगे। ऐसे ही हमें अधिगम के बारे में विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो आज का जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हमारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया हमने पढ़ ली, आगे परिभाषाओं से आगे हम जैसे हमने शिक्षण बिंदु आपको लिखवाए हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। इस क्या बोलते हैं, आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ध्यान से, आपसे यही मेरी विनती है, ध्यान से क्लास को पढ़ो, समझो और अपने सिलेबस की तरफ आगे बढ़ो, जिससे आपको आगे समस्या नहीं आए, समय पे आपका कोर्स पूरा रहे और आप सारी विषय वस्तु को समझते हुए चले जाएं, ठीक है ना।